यदि गलती हो तो आपको ज्यादा समय तक याद रहता है, बिना कमेंट के नहीं। कमेंट सबको करना, जितने लोग जुड़ेंगे, क्योंकि याद रखिए, सुन लेंगे याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर गलती करेंगे और तब सुनेंगे तो आपको ज्यादा समय तक याद रहता है। इसलिए प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक बटन भी दबाते चलिएगा, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलो भैया, पुलिस प्रणाली का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का फादर भी कहा जाता है। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है, सुन लीजिए ध्यान से, ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त लाया था, स्थायी बंदोबस्त लाया था। बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को ही सर जॉन सोर सिस्टम भी कहते हैं, सर जॉन सोर व्यवस्था भी कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त को सर जॉन सोर सिस्टम भी कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त को अंग्रेजी में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ये भी किसके काल में आया था? एक लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ही पहली बार पुलिस थाने में दारोगा की नियुक्ति की गई थी, और पुलिस थाने में दारोगा की नियुक्ति, जिले में कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, और इसमें श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसे दफनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा का जनक, पुलिस सिस्टम का जनक किसको मानते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसके समय आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर है? सर जॉन सोर सिस्टम कब आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर है? ये सारी बातों को याद कर लेना है। चलो, क्योंकि जो आएगा इसी में से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए, कौन थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल? यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी कि नियामक कानून के तहत बंगाल के गवर्नर बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या सर जॉन सोर? जल्दी बताइए, कौन व्यक्ति थे जिन्हें बंगाल का पहला गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। थोड़ी सी बात वारेन हेस्टिंग्स की कर लूं। वारेन हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना किया था। टैक्स डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया। पहला काम इनका। बंगाल में डायआर्की, द्वैध शासन का अंत किया। बंगाल में द्वैध शासन का अंत, बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। क्वेश्चन आता है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने हटाया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया। नोट कर लीजिए, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। राजस्व विभाग की स्थापना किसने किया? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग्स। और याद रखिए, इसने कलकत्ता में एक मदरसा भी बनवाया। वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता में मदरसा खोला गया, बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाया गया। इसके अलावा 1784 में सर विलियम जोन्स ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की, एक अनुवाद विभाग बनाया जिसमें हिंदी और संस्कृत के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हिंदी और संस्कृत के ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए इसी के समय, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही 1784 में सर विलियम जोन्स ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने किया। और इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत विलियम बिल्किंस था, विलियम बिल्किंस, जिसने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि जो होगा वही इतिहास रचा जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स पहला बंगाल का पहला गवर्नर था जिस पर महाभियोग चलाया गया था, जिस पर महाभियोग चलाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक एक प्रश्न, ये मैं टॉपिक सिर्फ एमसीक्यू नहीं ले रहा हूं, बल्कि पूरी पढ़ा रहा हूं, एक एक बात मैं बता रहा हूं कब क्या हुआ। बंगाल में द्वैध शासन किसने हटाया? वारेन हेस्टिंग्स। पर द्वैध शासन बंगाल में लगाया किसने था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन लगाया किसने था? लॉर्ड क्लाइव। हटाया किसने? वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल, भारत में प्रशासनिक सेवा, अभी बताया हूं, सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? प्रोविंशियल सिविल सर्विस। जल्दी से किसान शॉर्ट्स, विनीता कुमारी, मनोज जी, अभी मैंने बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। रेड जेल कोल जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए सामने में एक अनाउंसमेंट है, बता दूं आपको, भारत का वायसराय कौन था जब आजादी मिली भारत को? उस समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी बताइए, भारत का वायसराय आजादी के समय कौन था? लॉर्ड बैबल, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड लिनलिथगो। आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये मार्च 1947 में, मार्च 1947 में ये वायसराय बनकर आया था। मार्च 1946 में वायसराय बनकर कौन आया? माउंटबेटन। और इसी के काल में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। आजादी के कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं? 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। नोट कर लीजिए, माउंटबेटन, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? कौन था वायसराय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टेब्लिश किया गया था उस समय कौन था वायसराय? चलिए, लॉर्ड ड्रिपन, लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलिंगटन। एक बार दबा के सेशन को शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। इतिहास का जर्रा जर्रा नोच लेंगे हम, एक क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे हम। बात क्लियर है? बस मेरी एक एक बात को जो मैं मोतियों की तरह लुटा रहा हूं नोट डाउन करना भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरीन। कैसे याद रहेगा? याद कैसे रहेगा? याद देखो, मैं कांग्रेस को भला बुरा नहीं बोल रहा हूं, ये मत सोच लेना। कांग्रेस जैसी पार्टी कौन बनाएगा? कोई डफर आदमी बनाएगा, इसे याद रखना। कोई डफरे आदमी ने बनाया होगा कांग्रेस, तो डफरीन। याद रहेगा, कांग्रेस कब बना? जब वायसराय था डफरीन। कभी नहीं भूलोगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को होना था पुणे में स्थापना। प्लेग फैल जाने के कारण स्थान बदल दिया गया। हुआ कहां? मुंबई में हुआ। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के होना कहां था? ये भी पूछता है। पुणे में, पर नहीं हुआ। एट ए टाइम प्लेस चेंज करके मुंबई कर दिया गया। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। कांग्रेस के पहले महासचिव कौन बनाए गए? ए ओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले जनरल सेक्रेटरी महासचिव ए ओ ह्यूम को बनाया गया और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी को बनाया गया। नोट कर लीजिएगा। और कांग्रेस के फाउंडर संस्थापक यह माना जाता है ए ओ ह्यूम को ही। ए ओ ह्यूम को ही कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है। ए ओ ह्यूम मूल रूप से स्कॉटलैंड के थे। ए ओ ह्यूम मूल रूप से कहां के थे? स्कॉटलैंड के थे। और ये 57 की क्रांति के समय 1857 रिवोल्ट के समय इटावा के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। ए ओ ह्यूम की बात कर लिया। अब बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम पड़ा, ये नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस बनेगा इसके बारे में बात पहली बार कहां छपी? द हिंदू अखबार में। और कांग्रेस का संविधान अपनाया गया 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में। कांग्रेस का संविधान 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अपनाया गया। इस संविधान को किसने तैयार किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष या ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, आयरलैंड की थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आंसर होगा सरोजनी नायडू। इतनी बातों को याद कर लीजिए। कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसमें खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो कांग्रेस का 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। कांग्रेस के 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन जिसमें खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कोई भी कांग्रेसी खादी पहन के आएगा। यह था भैया 1926 के अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। और यह सेशन गुवाहाटी में हुआ था। कांग्रेस के किस सेशन में वंदे मातरम गाया गया पहली बार? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और उस सेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। और कांग्रेस में कब पहली बार जन गण मन गाया गया? 1911 में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर, यानी बीएन धर भी बोल सकते हैं आप। और कांग्रेस में पहली बार विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था इसे। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने गीत लिखा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत है ये। इसको पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया? 1925 के कानपुर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। इतनी बातों को याद कर लीजिए। एक सवाल छूट जाए तो बता दीजिएगा। तो कांग्रेस की स्थापना के समय डफरीन गवर्नर था, भूलना नहीं है। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 के किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ। उस समय वायसराय कौन था? कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना के समय 1857 में कौन था वायसराय या गवर्नर? मैं बता दूं आपको, कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय की तरफ से की गई थी। कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के जैसा किया गया था, वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पर। पूछा जाए कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो आंसर होगा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 में आया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं और इसके तहत ही भारत में कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 में की गई थी। तब भारत के वायसराय या गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, नोट कर लीजिए, ये वही कैनिंग है। याद हो गया? कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय बना किसके सिफारिश पर? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन 1854 में आया था। जब वुड डिस्पैच आया था उस समय गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग, उसके सिफारिशों के अकॉर्डिंग ये तीनों विश्वविद्यालय बनाए गए। उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। ये वही कैनिंग है जिसके समय में पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था। विल्सन आया था स्पेशली। लॉर्ड कैनिंग जब देश की हालत खराब हो गई थी, माली हालत खराब हो गई थी, तो कैनिंग ने विल्सन को बुलाया। अब विल्सन था लॉर्ड कैनिंग। कौन पेश किया? विल्सन। भूलना मना है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, एक सवाल छूटने नहीं देंगे। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 में भारत की राजधानी को जीके मिल गया, कलकत्ता से दिल्ली लाने का आदेश दिया गया। लाया गया 1912 में, राजधानी को लाया गया 1912 में, लेकिन आदेश दे दिया गया 1911 में। आप जानते हैं 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर 1911, 3 दिन, 11, 12, 13 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ। दिल्ली दरबार हुआ, उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे भारत के। उस जमाने में 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर को दिल्ली दरबार हुआ। जॉर्ज पंचम भारत आए। जॉर्ज पंचम भारत आए दिल्ली दरबार में। क्वेश्चन आता है 1911 वाला दिल्ली दरबार में कौन आया? जॉर्ज पंचम आए। 11, 12, 13 दिसंबर, 3 दिन चला दिल्ली दरबार और 3 निर्णय किए गए, 3 बड़े फैसले किए गए। पहला फैसला, बंगाल को जो बांट दिया गया है उसे एक कर दिया जाए। दूसरा फैसला, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाया जाए। और तीसरा फैसला, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए। 1911 में 3 फैसले लिए गए। बंगाल से बिहार को अलग राज्य बना दिया जाए, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया जाए और बंगाल के विभाजन को रद्द करके एक कर दिया जाए। ये सब 1911 में निर्णय लिया गया, लेकिन 12 में इंप्लीमेंट हुआ। उस समय वायसराय या गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन और आता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया तो राजधानी का मुआयना कर रहा था। भाई गवर्नर था, वायसराय था, उसको लगा थोड़ा देख लेते हैं कि सही जगह राजधानी है कि नहीं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। बेचारा चांदनी चौक हाथी पर चढ़ के दौरा कर रहा था, हाथी पर बैठा हुआ था और दौरा कर रहा था। तो सचिंद्र सान्याल नामक क्रांतिकारी थे, उन्होंने इसके ऊपर क्या किया? उनके साथ और भी लोग थे, बम फेंकने में मेन सूत्रधार थे सचिंद्र सान्याल। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका? सचिंद्र सान्याल ने फेंका। सचिंद्र सान्याल ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका। और सचिंद्र सान्याल की किताब है, एक पुस्तक है जिसका नाम है बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी
पुस्तक है सचिंद्र सान्याल। किसने हार्डिंग पर बम फेंका? सचिंद्र सान्याल। याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। छूट गया सो छूट गया। कितने उसके तारे छूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। क्या अंबर कभी शोक मनाता है? चलो भैया, शोक नहीं मनाना, कभी शोक नहीं मनाना। जो बीत गई सो बात गई, बीत गई सो बात गई। रोने से पछताने से क्या वापस आएगा? कुछ नहीं आना। जो है बहुत है। अगर ये सींच लिए तो हमारा समझिए कि अगर सींच लिए तो हमारा पुरानी चीजें भी, पुराने घाव भी भर जाएंगे और आने वाला भविष्य भी सुधर जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट आ जाओ। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत में किस गवर्नर का नाम था? आपसे पूछा जा रहा है। जेम्स एंड्रयू रैमजे, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत में। लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो मत करना, लेकिन हम चाहते दिल से लाइक निकले। चलो भैया, डलहौजी का नाम था, लॉर्ड डलहौजी को जेम्स एंड्रयू रैमजे के नाम से जानते थे। मैं बता दूं आपको कि डलहौजी ऐतिहासिक गवर्नर था। उसने बुरे काम भी किए और बहुत सारे अच्छे काम भी किए। आज उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला जो रेल है, जो रेल तुम देखते हो, हमारे उत्तर के दिल को दक्षिण के दिल से जोड़ देता है, वो कौन है? रेलवे। और रेलवे की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अप्रैल 1853 में पहला रेल चला था थाने से बंबई के बीच में। दूसरा पॉइंट, भारत में पहली बार फोटो सहित डाक टिकट किसने जारी किया? लॉर्ड डलहौजी ने जारी किया। और पहला विद्युत विभाग किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी। पंजाब में बारी दोआब नहर पर काम किसने शुरू करवाया? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल शिमला को बनाया और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया और कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी और हड़प नीति से कई सारे राज्यों को हड़प लिया। तो कई अच्छे काम भी किए, कई बुरे काम भी किए। इसी के समय में बूट डिस्पैच आया था 1854 में, मैं बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में पहली रेलवे की अवधि किस दौरान हो गया? भारत में पहली रेलवे की शुरुआत, गलती हुआ तो चपेटा लगेगा भाई। जल्दी बताओ, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी। अभी बता चुका हूं, अप्रैल 1853 बंबई से थाने के बीच, कुल अबाउट कर दीजिए 34 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में आया? विडो रिमैरेज एक्ट। अंग्रेजी वाले लोग सुन लीजिए, विडो रिमैरेज एक्ट किस गवर्नर के समय लाया गया था? विडो रिमैरेज एक्ट आया था 1856 में। किसके प्रयास से लाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नोट कर लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। किस गवर्नर के समय लाया गया? यह पूछा जा रहा है। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया क्या? विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रिमैरेज एक्ट लाया गया 1856 में। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बैठा लो। और इनके ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, इन्होंने कलकत्ता में महिलाओं की शिक्षा के लिए, कलकत्ता में महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए बैथून स्कूल, एकदम रट लीजिए, जो भी दे रहा हूं मोती लुटा रहा हूं। महिलाओं की शिक्षा के लिए बैथून स्कूल की स्थापना की, बैथून स्कूल खुलवाया महिलाओं की शिक्षा के लिए। इसके अलावा इनके एक मैगजीन था सोम प्रकाश, सोम प्रकाश इनके एक मैगजीन का नाम था, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। जो भी चीज लिखता हूं स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट भैया। किसने दास प्रथा को समाप्त किया? जैसे मुगल काल में अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति की थी। मुगल काल में पहला राजा कौन था जिसने दास प्रथा का अंत किया था? वो था अकबर। उसी प्रकार पूछ रहा है, किस गवर्नर जनरल के काल में दास प्रथा का अंत हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या जॉन सोर? जल्दी बताओ, किसके काल में, किसके काल में स्लेव सिस्टम का अंत हुआ? दास प्रथा मतलब स्लेव सिस्टम। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो। इसके समय में दो काम हुआ, एक तो दास प्रथा का अंत और दूसरा पहला आंग्ल अफगान युद्ध का अंत। पहला आंग्ल अफगान युद्ध का अंत, पहला आंग्ल अफगान युद्ध का अंत इसके समय में। नोट कर लीजिए, दास प्रथा का अंत भी एलनबरो और पहला आंग्ल अफगान युद्ध का अंत भी एलनबरो। इसके समय में तीसरा जो काम हुआ, सिंध पर कब्जा। लॉर्ड एलनबरो के समय ही पहली बार सिंध पर कब्जा किया गया और वहां के प्रशासक बनाया गया चार्ल्स नेपियर को। और वहां के प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? सिंध पर कब्जा जमा के सिंध का प्रशासक चार्ल्स नेपियर को बनाया गया। एक एक बात नोट कर लीजिए। एक सवाल मॉडर्न हिस्ट्री में छूट गया तो हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। चलो भैया, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल के दौरान हो गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेस्ली? जल्दी बताइए, किस गवर्नर जनरल या कौन से वायसराय की हत्या उसके काल में हो गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेस्ली? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल फेमस है, किस लिए? इसके समय में भारत का पहला कृषि विभाग बनाया गया था। भारत का पहला कृषि विभाग बनाया गया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। वैसे तो आप कहिएगा कि सर सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक भी बनाया था, ये बात भी सही है। आधुनिक काल में पहला कृषि विभाग किसने बनाया? लॉर्ड मेयो। लेकिन अगर सल्तनत काल की बात करें तो पहला कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान कोही उसका नाम था, दीवान कोही। पहला कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी। लेकिन आधुनिक काल में पहला कृषि विभाग लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज बनवाया था, मेयो कॉलेज खुलवाया था। राजा महाराजा के बच्चों को पढ़ने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। और लॉर्ड मेयो के काल में, नोट कर लीजिए, पहली बार जनगणना हुआ, पहली अनियमित जनगणना, यानी पहला सेंसस कहिए पर रेगुलर नहीं था, इरेगुलर। पहला इरेगुलर सेंसस लॉर्ड मेयो। पहला आधुनिक काल में कृषि विभाग लॉर्ड मेयो। अजमेर में राजा महाराजा के बच्चों को पढ़ने के लिए मेयो कॉलेज, ये आज भी है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आ जाइए, निम्न में से किसने बंगाल में डायआर्की दोहरी सरकार समाप्त की? बताया था मैंने। द्वैध शासन बंगाल में किसने समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। जल्दी उत्तर दीजिए, सभी लोग का आंसर चाहता हूं। जितने लोग जुड़े हैं सभी का उत्तर। कोमल शर्मा, ऋषि रॉय, राज ने बंगाल में डायआर्की हटाया तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और किसने लगाया? तो लिख लीजिए लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन किसने एस्टेब्लिश किया? लॉर्ड क्लाइव। जब क्लाइव आ गया तो क्लाइव के बारे में 2 लाइन सुन लीजिए। क्लाइव, क्वेश्चन आता है कि भारत में किस पद पर नौकरी करने आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लाइव क्लर्क के पद पर ज्वाइन किया था, पर अपनी काबिलियत के दम पर वो बंगाल का गवर्नर बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन गया कौन? लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव किस पद पे आया था इंडिया में? क्लर्क। क्वेश्चन आता है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक लॉर्ड क्लाइव किस पद पे आया इंडिया में? क्लर्क। तीसरा पॉइंट, बंगाल में द्वैध शासन लगाया लॉर्ड क्लाइव। पलासी के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। पलासी के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया का गवर्नर कौन था? लॉर्ड। 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच पलासी का युद्ध हुआ था और स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव और क्लर्क पद पर ज्वाइन किया था। अब बंगाल में द्वैध शासन हटाया किसने? हटाया किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ। एक सवाल छूटना नहीं चाहिए। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या लॉर्ड कर्जन, किसने न्यायिक प्रणाली, न्यायिक संगठन की स्थापना की? जिसने सिविल सेवा की स्थापना की, जिसने पुलिस सिस्टम की स्थापना की, उसी व्यक्ति ने न्यायिक प्रणाली भी बनाया। सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। छूटना नहीं चाहिए। जैसे मुझे पता है, जैसे मुझे याद है, वैसे आपको भी याद होनी चाहिए। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चला? कल बताया था। पहला गवर्नर जिस पर ब्रिटेन जाने के बाद मुकदमा चला वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड क्लाइव? जल्दी बताओ, फटाफट सबका उत्तर चाहता हूं भाई। सब लोग उत्तर दीजिए। खमफोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नहीं लगता है दशरथ मांझी वाले में? मांझी द माउंटेन मैन, हारा हुआ आदमी, पत्नी गिर के मर जाती है, बोलता है क्या कि क्या सोचा था? नहीं लौटेंगे, जब फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। किसी भी पोजीशन में हो, छोड़ना नहीं है, इस बार तोड़ना है। महाभियोग पहला गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। और याद रखिए, रोशनी की तलाश करनी चाहिए, कभी अंधेरों में गुमनाम होकर रहना नहीं चाहिए। कायरता है अंधेरों में गुमनाम हो जाना, रोशनी की तलाश करना बहादुरी है। चलो भैया, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किसके संबंधित है? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध इनमें से किससे संबंधित है? सर जॉन सोर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। 3 बार एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। उसमें पूछ रहा है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जिस समय हो रहा था, उस समय पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो जिनके बेवकूफी के कारण मराठों को सहायक संधि करना पड़ा, जिनकी बेवकूफी के कारण मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अंदर चला गया, अंग्रेज उन पर कब्जा लिए, मराठा साम्राज्य जो था, मराठा संघ था, टूट गया। किसके बेवकूफी के कारण? ये बेवकूफी किसने किया? बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय यदि नारायण राव के खिलाफ साजिश नहीं करते तो न सहायक संधि करना पड़ता, न उसके जो संघ थे होलकर, इसके बाद सिंधिया, उसके बाद जितने भी उसके संघ में लोग थे, पेशवा, ये सभी लोग टूटते नहीं। तो सब बाजीराव द्वितीय का कारनामा था। तो बाजीराव द्वितीय उसमें पेशवा था और लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय अंतिम यानी तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय उसमें पेशवा थे और इस युद्ध के समाप्ति के बाद बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे दिया गया और पूरे मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। और इसी समय पिंडारियों का दमन हो गया। उस समय मराठा सेना में पिंडारी हुआ करते थे, लड़ाई करने वाले जो लोग होते थे ना, उनको पिंडारी कहते थे। तो पिंडारियों का समूल नष्ट कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, अगला प्रश्न जल्दी से। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ? वसीन की संधि 1802 में, यही वसीन की संधि था जब मराठा धीरे धीरे अपने हाथ से राज्य छीनवाने लगे थे। तो वसीन की संधि किसने किया था? क्यों किया था? तो एक भाई के खिलाफ एक भाई ने किया था। वसीन की संधि एक भाई को मारने के लिए, गद्दी से हटाने के लिए एक दूसरे भाई ने कर दिया था, दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। ये वही था वसीन की संधि। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अपने आप को सत्ता पर काबिज होने के लिए अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली कि आप मुझे सत्ता दिलाने में मदद कीजिए, मैं आपसे सहायक संधि कर लूंगा। क्या गजब का डील था। तो अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के बीच। एक बार सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए भैया, लाइक बटन दबाना इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला पॉइंट आते हैं हम लोग। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया? बता चुका हूं, पहली मदरसा कलकत्ता में, पहला संस्कृत कॉलेज बनारस में। सब किसके समय खोला गया? अब आप पर छोड़ रहा हूं, बताया हूं अभी थोड़ी देर पहले, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया और बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग्स। नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाओ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये भी बताया हूं आज के अभी के सेशन में थोड़ी देर पहले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था जिसकी स्थापना 1784 में की गई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, इसमें हिंदी और संस्कृत के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना था। और इसकी स्थापना किसने की? जब इसकी स्थापना हुई उस समय बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन स्थापक कौन है? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नोट कर लीजिए, किया था। इसी के तहत मनुस्मृति का भी अनुवाद हुआ था। जितने भी हिंदी के ग्रंथ थे उन सब का संस्कृत के ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कब किया? 1784। भूलना मना है। वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई। किसने की थी ये पूछ रहा है। वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? लेकिन 1791 में संस्कृत महाविद्यालय, 1791 नोट कर लो भाई। जोनाथन डंकन किसने किया ये पूछ रहा है। जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में पहला संस्कृत महाविद्यालय खोला। चलिए नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई जल्दी से। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? किनमें से किसे? जल्दी उत्तर दीजिए भाई। सेशन बेहतर लग रहा है, मजा आ गया आज। एक बार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। माइकल मधुसूदन दत्त, सही उत्तर क्या होगा? माइकल मधुसूदन दत्त। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? अगर ये क्वेश्चन गलती किया तो पटक पटक के मारेगा भैया, सोच लो। 3 बार नहीं 5 बार इसका जिक्र आज कर चुका हूं। किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? विलियम जोन्स, सर विल्किंस, कनिंघम या जॉन मार्शल? हमने बताया है अभी कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो सही उत्तर होगा विलियम विल्किंस या चार्ल्स विल्किंस। विलियम विल्किंस या चार्ल्स विल्किंस। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया? जल्दी बताओ, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया? 1789 में हुआ था। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम जो किताब है, इसका अंग्रेजी अनुवाद 1789 में हुआ तो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंतर्गत ही, लेकिन किसने किया? स्वयं सर विलियम जोन्स, जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या था? एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था जहां हिंदी संस्कृत की किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद होता था। तो विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? सर विलियम जोन्स, 1789 में। भूलना नहीं है, कालिदास की महत्वपूर्ण रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, इसके बाद माल विकाग्निमित्रम, विक्रम वर्षीय, ये सब कालिदास की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारतीयों में 1 लाख रुपए, चलिए सब लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना है। चलिए जल्दी, सैल्यूट के काबिल है भाई आप लोग का जोश, हमसे भी ज्यादा बेहतरीन आप लोग काम लग रहे हैं। रियल में काबिल तारीफ रिजल्ट होगा, दिखेगा ये रिजल्ट। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सबसे पहले भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किया? भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च होगा। सोचिए 1 लाख रुपया खर्चा होगा, इतना बड़ा भारत में। 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था। और बता दें इसी चार्टर एक्ट के तहत ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार करने की खुली छूट दे दी गई थी। ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार करने की खुली छूट 1813 के चार्टर एक्ट में दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार के अधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, चाय के व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़कर, जिसे बाद में 1833 में वो भी हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। चलिए रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, सब जानते हैं। हंटर कमीशन बना था, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। और सुन लो, हंटर कमीशन की स्थापना लॉर्ड रिपन के समय किया गया था, बूट डिस्पैच की जांच के लिए। वही बूट डिस्पैच जो 1854 में बना था और लॉर्ड डलहौजी के समय, जिसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसकी जांच के लिए, बूट डिस्पैच की जांच के लिए हंटर कमीशन बना था। किसने बनाया था? लॉर्ड रिपन ने। तो उसने रिपोर्ट में दिया कि प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर देना होगा। तो हंटर कमीशन में प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी। और बनाया किसने गया था? बूट डिस्पैच की जांच के लिए। आगे आ जाइए, देखिए सामने में बैच की टाइमिंग है। ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की? कब की गई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना है, गलत टाइपिंग है थोड़ी सी, कब की गई ये क्वेश्चन होना चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया? भाई स्वदेशी आंदोलन के समय। जब स्वदेशी आंदोलन, जब बंगाल का विभाजन हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, तो लोगों ने कहा कि भैया आंदोलन करना पड़ेगा। बंगाल विभाजन, सुन लो, बंगाल विभाजन से 3 फैक्ट। 19 जुलाई 1905 को बंगाल को बांटने का निर्णय लिया गया। इसी निर्णय के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हो गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को बांट दिया गया। ये तीनों डेट याद रखना है। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और 16 अक्टूबर को रियल में बंगाल को बांट दिया गया। जब बंगाल बांटा गया, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो कहा कि जब स्वदेशी कपड़े पहनने की बात हो रही है, स्वदेशी जवाब बोलने की बात हो रही है, तो अपना स्कूलिंग शिक्षा भी स्वदेशी होनी चाहिए। तो देश में स्वदेशी शिक्षा को लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल विभाजन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या शुरू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, 15 अगस्त 1906। याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। सैडलर आयोग संबंधित था किससे? सैडलर आयोग किससे संबंधित था? न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस से? सुन लो मेरे बात। सैडलर आयोग, जब भारत में गवर्नर वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जब भारत में वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस समय 1917 में, नोट कर लीजिए, पूछा गया बीपीएससी में सवाल आया हुआ है कि सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1917। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसके लिए? उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए सैडलर आयोग 1917 में बना। गवर्नर कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? रेल, शिक्षा, सिंचाई या गरीबी?
जल्दी बताओ मुझे, शिक्षा से जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ये वाला टर्म याद रखिए, शिक्षा से, चूंकि आपको टीचर बनना है, हो सकता है कि टीचिंग वाला चीज आपसे पूछ ले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? क्योंकि शिक्षा आपका इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि टीचर बनने जा रहे हैं, जितनी कमेटी बना है अंग्रेज के जमाने में टीचर से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो आपको याद होना चाहिए। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? जिसने अंग्रेजी लागू किया, जिसने भारत में अंग्रेजी लागू किया, जिसने भारत को भाषाई गुलाम बनाने की कोशिश की, वो व्यक्ति था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था। हमें भाषाई रूप से गुलाम किसने बनाया था? मैकाले ने बनाया था। और मैकाले समिति बनी थी 1835 में। किसके समय बना था मेरे भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर थे उस समय। लॉर्ड बेंटिक उस समय बंगाल के गवर्नर थे, भारत के गवर्नर थे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी भगाओ, हिंदी लाओ, मैकाले के दलालों वापस जाओ। चलो भैया, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ? जल्दी बताओ भैया, इसने साजिस्तन अंग्रेजी लाई थी भारत में, ये व्यक्ति है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके समय में लॉर्ड मैकाले आया था। लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी के लिए और अंग्रेजी शिक्षा के लिए। इस सेशन का आखिरी सवाल था, कैसा लगा आज का सेशन? एक बार दिल से कमेंट करना है, दिल से कमेंट करना है। अच्छा है, सेशन को आपकी मर्जी है, शेयर भी कर देना है, लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कल का बैच याद रखिए, 9 शाम